गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर संयोजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जो भी 15-20 मिनट का समय लगे। है संयोजन बैलेंस बीबीटी। बीबीटी का सबसे पहले पूरा नाम देखिए। बीबीटी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका फुल फॉर्म होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी होती है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत बोर्ड पेपर के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत बीबीटी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत को इसमें लिखिएगा। इस सिद्धांत को पॉलिंग लीनियस ने दिया था। इस सिद्धांत को पॉलिंग लीनियस ने दिया था। तो बीबीटी संयोजकता आबंध सिद्धांत को पॉलिंग लीनियस ने दिया था। यह सिद्धांत या जो सिद्धांत संकुल यौगिक या उपसा संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयन की संरचना, ज्यामिति और चुंबकीय गुण की व्याख्या करता है। इसकी अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। इसकी अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए, जैसे कोई संकुल यौगिक, एक संकुल यौगिक लेते हैं K4 FeCN6, ये हम लोगों का संकुल यौगिक हुआ। अब किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन Fe की संरचना, मतलब Fe के चारों ओर लिगेंड कैसे जुड़ेंगे, इसके Fe का चुंबकीय गुण क्या होगा और इसकी ज्यामिति के बारे में व्याख्या करने के लिए हम लोगों को कौन सा सिद्धांत बना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता आबंध सिद्धांत बना है। इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। अवधारणाएं ध्यान से देखिएगा, 5-6 पॉइंट अवधारणाएं आएंगी और 5 ही नंबर का आता है। देखिए, केंद्रीय धातु, फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंदर वाले कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक कंपाउंड हम लोग मानते हैं K4 FeCN6। अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गए, Fe। जब Fe है तो Fe का Fe26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 फिर 3d। चेक करिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3d6। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जैसे इधर वाले इलेक्ट्रॉन, वो किसमें भाग नहीं लेंगे, हम लोगों के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। वैसे भी आबंध बनाने का सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए हम लोग Na का या हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसको तोड़ेंगे तो 2, 5। अब ये वाला बंध में भाग नहीं लेगा कभी भी, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब आई क्लियर होगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंदर वाले कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। जैसे Fe, K4 FeCN6 में Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन है। इसके ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आबंध नहीं बनाते, बल्कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हम लोगों के क्या बनाते हैं, आबंध बनाने में भाग लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु आयन अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। अब देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु या कोई भी धातु अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो वो धनायन बनाएगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो ऋणायन बनाएगी। जैसे Fe है, Fe को हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्यागेंगे। अब मान लीजिए Fe है तो Fe किसमें गया, 2+। अब 2+ में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब यहाँ पे जब फेरस था, फेरस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हम लोगों का क्या हो गया, Fe2+ और Fe2+ क्या हुआ, धनायन। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इस कंडीशन में त्यागा ही जाता है, फिलहाल बैलेंस बॉन्ड में त्यागा ही जाएगा, लेकिन अदर कंडीशन में आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धनायन और ग्रहण कर रहा है तो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। संकुल यौगिक के केंद्रीय परमाणु के पास, CM पे जहां पे लिखा है इसका मतलब केंद्रीय परमाणु आयन के पास उचित लिगेंड के साथ
कोवैलेंट बॉन्ड या जिसको उपसहसंयोजी आबंध बनाने के लिए उपसहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब ये पॉइंट तो समझ में आया। केंद्रीय धातु परमाणु आयन ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप, ऑक्सीकरण संख्या जैसे इसकी 2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस होगा 3 इलेक्ट्रॉन, जितने प्लस माइनस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। और संकुल, आगे सुनिएगा, केंद्रीय संकुल यौगिक के केंद्रीय परमाणु आयन के पास उचित लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक आबंध बनने के लिए रिक्त कक्षक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे कि कोएफिशिएंट 6, तो फेरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उतने लिगेंड यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मतलब केंद्रीय धातु के पास जैसे 6 लिगेंड यहाँ पे जुड़ा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन का रिक्त कक्षक होना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट इसको कहेंगे CMA, इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु आयन। लिख लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक SPD संकरित होकर नए कक्षक बनाते हैं जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है। अब केंद्रीय धातु परमाणु जो आयन होते हैं रिक्त कक्षक से संकरित होकर क्या बनाते हैं? संकरित होकर नए कक्षक बनाते हैं। तो नए कक्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण। संकरण की डिफिनेशन सुनिएगा। जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण। तो वही चीज यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु आयन के रिक्त कक्षक। रिक्त कक्षक मतलब जो ऑर्बिटल खाली होते हैं। जैसे मान लीजिए बनाते हैं, एक एग्जांपल बताया जाए, जैसे देखिए पहला हो गया इसका नाभिक, न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर वाले ये कक्षक हो गए। तो जो रिक्त कक्षक है, मान लीजिए 1 2 इसमें खाली कक्षक हो गए, तो जो रिक्त कक्षक होते हैं वो संकरित होकर क्या बनाते हैं? एक निश्चित संकरित होकर एक निश्चित कक्षक बनाते हैं जो sp हो सकते हैं, f नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे f का कोई यूज नहीं आया है। तो जो संकरित कक्षक होंगे s हो सकता है, p हो सकता है, d। sp_d का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, s शार्प, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज, जिनकी ज्यामिति इस प्रकार है। अब ज्यामिति देखिए किस प्रकार होगी। अगर ये sp3 है, इसको ज्यामिति अलग से देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जिसकी ज्यामिति कैसे होती है? अगर sp3 संकरण की बात करें तो इसका आकार कैसा होगा? चतुष्फलकीय। एक होता है, यही कैटेगरी का है sp2, इसका मतलब वर्ग समतलीय। दोनों एक ही उस पे होते हैं, वर्ग समतलीय। अगला है sp3d, इसका द्वि पिरामिड। अगला है sp3d2, इसका होता है अष्टफलकीय। इसमें लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखने के बाद इतना लिखिएगा कि केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक sp_d संकरित होकर नए कक्षक बनाते हैं जिसकी ज्यामिति इस प्रकार होती है। इस प्रकार मतलब अगर sp3 संकरण है तो वो कैसा होगा? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का शेप कुछ ऐसा बनता है। ये हम लोगों का क्या है? चतुष्फलकीय। अब दूसरा है sp3d, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय का मतलब जैसे मान लीजिए ni हुआ, एक इधर, दो लिगेंड परस्पर जुड़ जाएंगे, तो ये क्या है? वर्ग समतलीय। द्विपिरामिड, द्विपिरामिड का मतलब चतुष्फलकीय बना के एक पिरामिड यहाँ जोड़ दीजिए, एक पिरामिड यहाँ जोड़ दीजिए। अष्टफलकीय मतलब ये अष्टफलकीय का शेप होता है। ये हम लोगों के ऐसे शेप होते हैं, ये शेप भी लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है केंद्रीय धातु, CMA का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु आयन में, केंद्रीय धातु परमाणु आयन। केंद्रीय धातु परमाणु आयन में संकरण में
भाग लेने वाले कक्षक n-1d या nd कक्षक हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, संकरण में जो भाग लेते हैं ऑर्बिटल वो n-1d या nd कक्षक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कि ये हम लोगों का क्या हो गया, नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर एक कक्षक, दो कक्षक, तीन कक्षक बना दिए। तो इस कक्षक को हम लोग क्या कहेंगे, nd n बराबर हम लोग 5 रख देंगे, तो इसको कहेंगे 5d और इसको कहेंगे n-1d, तो ये बन जाएगा 4d कक्षक हो सकते हैं। तो इसके संकरण में भाग लेने वाले या तो एक बाहर का सबसे कक्षक होगा या तो उससे अंदर वाला कक्षक होगा। n-1d और nd का यही मतलब हुआ, या तो सबसे बाहरी कक्षक या तो उसके अंदर वाला कक्षक। आगे अगला आता है 5वां पॉइंट, चौथे पॉइंट यही लिखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षक n-1d या nd कक्षक हो सकते हैं। अगला पॉइंट पढ़िएगा, अगला पॉइंट 5वां पॉइंट, अंदर वाले डी कक्षक का उपयोग करने वाले संकुल, अंदर वाले जो डी कक्षक का उपयोग करने वाले संकुल यौगिक होते हैं उसमें अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, लिख लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए अनपेयर्ड का मतलब अंदर वाले डी कक्षक का उपयोग करने वाले संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। जो अंदर होते हैं वैसे भी 2, 8, 18, 32 ये सीक्वेंस होगा, तो जैसे अंदर हैं तो अंदर वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, उनके पेयर कम बनते हैं। तथा बाहर वाले डी कक्षक का उपयोग करने वाले संकुल यौगिक में, यहाँ पे संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। अब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, अलग अलग डिफिनेशन भी पूछी गई है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, चक्रण युग्मित जटिल यौगिक। पूछा गया है चक्रण युग्मित जटिल यौगिक किसे कहते हैं, तो अंदर वाले डी कक्षक का उपयोग करने वाले संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जिन्हें चक्रण युग्मित जटिल यौगिक कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जो बाहर वाले डी कक्षक का उपयोग करते हैं, ये तो अंदर वाले हो गए, इनको क्या कहेंगे, चक्रण युग्मित जटिल यौगिक। और जो बाहरी होते हैं, बाहर वाले डी कक्षक का उपयोग करने वाले संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, जैसे जैसे बाहर आएंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, अतः इन्हें चक्रण मुक्त संकुल यौगिक कहते हैं। तो जो बाहर वाले होंगे उन्हें चक्रण मुक्त संकुल यौगिक, और जो अंदर वाले होते हैं उन्हें अंदर वाले को चक्रण युग्मित जटिल यौगिक कहते हैं। तो यहाँ से दो डिफिनेशन भी हम लोगों की क्लियर हुई, ये भी पूछी जा सकती है। 5वां पॉइंट ये कंप्लीट होता है। 6वां पॉइंट है लिगेंड के सीएमए का मतलब केंद्रीय धातु आयन, लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु आयन को के निकट जाने तक, तो लिगेंड होगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लिखे थे के फॉर एफिशिएंसी। तो पहले पॉइंट में 6वें पॉइंट में लिखेगा लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु आयन के निकट जाने पर रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड से भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन करके उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं। उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा 6वां पॉइंट, लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु आयन के निकट जाने पर जो खाली संकरित कक्षक होते हैं लिगेंड के भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन करके या ओवरलैपिंग करके सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। जैसे लिगेंड इसमें CN हो गया, जब CN Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, जब CN होगा एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, 5वां CN, 6वां CN, 6 CN हो गए। तो जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जाते हैं, तो लिगेंड के जो भरे कक्षक होते हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन मतलब जैसे मान लीजिए गोला है, गोले का थोड़ा ये भाग क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। तो जब दो आपस में ओवरलैपिंग का मतलब आप लोग समझिएगा साझेदारी करके, जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके क्या बनाते हैं, उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं।
यही हम लोगों के 5 पॉइंट थे संयोजकता आबंध सिद्धांत में। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं देख लीजिए, सीमाओं में क्या क्या है, इसको इरेज किया जा रहा है। आप लोग पूरे वीडियो में देख के या तो पीडीएफ मांग लीजिएगा और या तो देख लीजिएगा। देखिए सीमाओं में देखिए अब हम लोग पूरा सिद्धांत पढ़ चुके हैं। इसकी सीमाएं तीन सीमाएं पढ़नी है। ये चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता, फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि पूछा जाता है 5 नंबर में, तो सीमाओं के साथ पूछा जाता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा इसकी सीमाएं लिखी, और 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाएगा तो खाली सिद्धांत ही पूछा जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में कहे थे ये चुंबकीय गुण ज्यामिति तथा संकरण की व्याख्या करता है, लेकिन अब यहाँ पे लिमिटेशन आ गई कि ये पूरी तरह से चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं कर पाता, क्योंकि ये पूरी तरह, दूसरा पॉइंट ये चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता। सेकंड पॉइंट संकरों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। संकरों के स्थायित्व का मतलब जैसे संकरित, जब नए ऑर्बिटल संकरित होते हैं तो एक फिक्स होता है कि इस ऑर्बिटल का निर्माण होगा, लेकिन ये पूरी तरह से उनकी व्याख्या नहीं किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ है। अवशोषण स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रम ये आप लोगों का फिजिक्स का टॉपिक है। अब ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ कि डीबीटी वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। एक सिद्धांत बचा है सीएफटी, जो कि कल आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, वो भी इतना ही 15-20 मिनट टाइम लेगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी क्लास, इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। थैंक यू क्लास।